आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के ज्योग्राफी में अपना सबसे पहला चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये हमारे क्लास 9th के ज्योग्राफी का शुरुआत होने जा रहा है। आज से चैप्टर का शुरुआत करेंगे हम लोग अपने ज्योग्राफी का शुरुआत करेंगे हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। मतलब इंडिया के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे कि आखिर इंडिया का साइज क्या है और वर्ल्ड में ये लोकेट कहाँ पे करता है, मतलब कि वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप लोग अपने इस बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान से चैप्टर का। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में और ज़्यादा अच्छा आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक सामने है तो इस डायग्राम को, यानी कि यहाँ पे जो ये मैप है, इस मैप को आप लोग खोल के रखिएगा, क्योंकि इस मैप में ना कुछ हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का। पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन में कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो इंडिया है, देखो इसको ना थोड़ा सा हम लोग अपने अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आपको ज़्यादा आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरी दुनिया में लोग रहते थे। लोग अमेरिका में भी रहते थे, लोग जापान में भी रहते थे, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते थे, न्यूजीलैंड में भी रहते थे, हर जगह पर लोग रहते थे। उनमें से हमारा एक और है भारत। इंडिया भी वैसा जगह है जहाँ पे लोगों का रहना आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, बल्कि लाखों लाख साल पहले से हुआ है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। एंशिएंट सिविलाइजेशन का मतलब हुआ कि इंडिया में लोग आज से नहीं रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से लोग रह रहे हैं। अलग अलग प्रकार के जगह इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह इंडिया में हैं जो कि बिल्कुल प्लेन हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि केवल पानी है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं इंडिया में जहाँ पे केवल बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत सारे ऐसे जगह इंडिया में, हालांकि ऐसा इंडिया में तो बहुत कम है, लेकिन अच्छा बड़ा इलाका है राजस्थान का, जहाँ पे बालू वाला इलाका है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंडिया में लगभग रहने के लिए जो चीज़ चाहिए वो सब का सब चीज़ हम लोगों को इंडिया में मिल जाता है। तो पूरी दुनिया में जब लोग इधर से उधर रह रहे थे तो हमारा भारत भी एक ऐसा देश था जहाँ पे लोग आज से नहीं बल्कि लाखों लाख साल पहले से भारी संख्या में लोग यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ का जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, और सभ्यता का मतलब होता है लोगों का रहना, है ना, लोगों का आपस में मिलजुल के रहना, अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स मनाना, अलग अलग प्रकार के भाषा बोलना, अलग अलग प्रकार के कामों को करना। ये भारत में आज से नहीं बल्कि लाखों लाख साल पहले से चलता आ रहा है। इट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि भारत बिल्कुल हमारा नया देश नहीं है, ये बहुत पुराना देश है जो कि आज से लाखों लाख साल पहले ही बन के तैयार हो चुका था। और यहाँ पे लोग आज से नहीं बल्कि बहुत समय पहले से ही लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट हमारा यही कहने का था। सेकेंड है, इट हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। हम लोग यदि बात करें अपने भारत के, ज़्यादा नहीं यदि पिछले 50 साल के बारे में यदि बात करें, 5 डिकेड्स का मतलब होता है 50 साल, 1 डिकेड का मतलब 10 साल, 2 डिकेड्स का मतलब 20 साल, तो ऑब्वियस बात है 5 डिकेड्स का मतलब 50 साल। यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया के पिछले 50 साल के अंदर का, तो पिछले 50 साल में हमारे इंडिया में जो तरक्की हुआ है वो बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ है। जैसे आप बात करो एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। आप बात करो इंडस्ट्री का, तो अलग अलग इंडस्ट्री हमारे इंडिया में आज सेटअप हो रहे हैं। बात करो टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी में भी हम लोग आज किसी से पीछे नहीं रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का सिंपल सा मतलब है कि इंडिया पिछले 50 साल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। और यदि ऐसा ही रफ्तार आगे बढ़ने का रहा तो हो सकता है कि अगले और 50 साल में हम लोग बहुत ही आगे निकल जाएं, बहुत सारे कंट्री से आगे निकल जाएं, है ना। तो ये इंडिया को लेकर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट में हम लोगों ने मात्र ये समझा कि इंडिया जो है वो नया देश बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1000-2000 साल पहले बना हो इंडिया, नहीं,
ये बहुत पुराना देश है, लोग यहाँ पे आज से नहीं बल्कि लाखों लाख साल पहले से रह रहे हैं। यहाँ पे नदियाँ बहुत पुराने हैं, पहाड़ बहुत पुराने हैं, है ना, जगह बहुत पुराने हैं। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि बहुत पुराने हैं। इसका सिंपल सा संकेत ये है कि इंडिया बिल्कुल बहुत पुराना देश है, नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और इंडिया का जो तरक्की है वो पिछले 50 साल में बहुत ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लोकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इंडिया वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पे ना जो 2-3 डाटा आपको देंगे उस डाटा को आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, सही बात है भाई। इंडिया जो है ना एक वास्ट कंट्री है। वास्ट कंट्री का मतलब हो गया इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। साइज में तो इंडिया बड़ा है ही, हालांकि सबसे बड़ा नहीं है, मतलब इंडिया सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा तो आपका रसिया है। कहने का मतलब इंडिया रसिया से बड़ा नहीं है, लेकिन इंडिया का जो साइज़ है फिर भी वो बहुत ही बड़ा है। मतलब रसिया से छोटा ही है लेकिन ठीक ठाक साइज़ है हमारे इंडिया का। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, मतलब कि साइज़ काफ़ी बड़ा है इसका। और वास्ट का मतलब केवल साइज से मतलब नहीं है, वास्ट का मतलब है कि इंडिया में अलग अलग प्रकार के रिलीजन भी हैं, अलग अलग लैंग्वेज भी हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के भोजन हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने के तरीके हैं। तो सब कुछ लगभग यहाँ पे हमारा अलग अलग है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। तो वास्ट कंट्री का मतलब है कि इंडिया बड़ा भी है, इंडिया का लैंग्वेज भी अपना अलग अलग है। इंडिया में आप खुद देखो कितना सारा भाषा है भाई, गुजराती है, पंजाबी है, मराठी है, तमिल है, कन्नड़ है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भाषा यहाँ पे चलते हैं। तो भाषा अलग है, खान पान अलग है, कपड़ा सबका अलग है, पहनने का तरीका अलग है, फिर से रिलीजन सबका अलग है, फेस्टिवल अलग है, कल्चर अलग है, रीति रिवाज अलग है, सबका सब कुछ यहाँ पे अलग है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का जनसंख्या भी बहुत बड़ा है ना। आगे बढ़ते हैं। और पॉपुलेशन के मामले में तो इंडिया आज पूरी दुनिया में सबसे आगे है। आगे, इट लाइज बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसको कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। लैटिट्यूड्स का मतलब होता है, समझिएगा ध्यान से, लैटिट्यूड्स का सिंपल सा मतलब हो गया जो लेटा हुआ लाइन हो। कैसा लाइन हो, जो लेटा हुआ लाइन हो। लैटिट्यूड्स का मतलब जो लेटा हुआ लाइन हो, और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब जो लंबा लंबा लाइन हो। और लैटिट्यूड्स का सिंपल सा मतलब हो गया ऐसा लाइन जो हॉरिजॉन्टली होता है। हॉरिजॉन्टली का मतलब हो गया लेफ्ट राइट इस तरीके से। और जो लॉन्गिट्यूड्स है वो होता है अप एंड डाउन, है ना, ऊपर नीचे वाला। तो थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे मैप भी लगा रखा है। आप लोग के पास भी यदि मैप है तो उसको ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। समझते हैं अब इसको ध्यान से, देखिए होता क्या है यहाँ पे। इंडिया लाइज बिटवीन लैटिट्यूड्स, इसको पढ़ते कैसे पहले वो समझिए। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक। यहाँ पे 8 डिग्री और 4 के बगल में जो छोटा सा कॉमा दिया हुआ उसको हम लोग मिनट बोलते हैं, मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये जो लैटिट्यूड है हमारा कहाँ है, जरा आप मैप में देख लीजिए। एक यहाँ पे है, ये वाला लाइन जो है लेटा हुआ है बिल्कुल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये नॉर्थ है हमारा, कोई दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाइए, अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ पे है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब आपके मन में कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सर ये तो ऊपर में नॉर्थ है, समझ में आता है क्योंकि इंडिया के मैप में हम लोग के ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को तो हम लोग साउथ बोलते हैं। बिल्कुल, अपने इंडिया का दिया आप बात करेंगे तो नीचे तो हमारा केरल है, तमिलनाडु है, उसको साउथ बोलते हैं। लेकिन वर्ल्ड मैप में जो हमारा इंडिया जहाँ पे लोकेट करता है वो नॉर्थ में पड़ता है, समझे ध्यान से। यदि आप पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में केवल बात करेंगे तो इंडिया का जम्मू कश्मीर नॉर्थ पड़ता है, केरल तमिलनाडु क्या पड़ता है, साउथ पड़ता है। ये तब होता है जब इंडिया के केवल बारे में बात करते हैं। लेकिन यदि हम लोग पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो पूरा वर्ल्ड में इंडिया जो पूरा का पूरा किधर पड़ता है, नॉर्थ में ही पड़ता है। इसीलिए ऊपर में भी हमारा नॉर्थ है और नीचे में भी नॉर्थ है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर ठीक है आपने ये बता दिया कि जो इंडिया है वो 2 लैटिट्यूड्स के बीच में है, एक 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और एक 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ।
लेकिन जब हम लोग इसको मैप में देखते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ऊपर में दिखता है, वो ठीक है, लेकिन जो नीचे में दिख रहा है ये वाला लाइन, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ जो आप बोल रहे हैं सर, वहाँ पे तो साउथ होना चाहिए, आपके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड मैप में यदि आप देखोगे तो इंडिया पूरा का पूरा कहाँ पे पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है वर्ल्ड मैप में। ओके, इसीलिए आप यहाँ पे भी नॉर्थ लगाएंगे और यहाँ पे भी नॉर्थ लगाएंगे। तो ये दो लाइन है, ये वाला लाइन एक हो गया हमारा लैटिट्यूड, ये पहला वाला हो गया, और ये नीचे वाला दूसरा लैटिट्यूड हो गया, जिसके बीच में ही हमारा इंडिया आता है। कोई डाउट इसमें? तो लैटिट्यूड्स का ये 2 डिग्री आप लोग याद रख लीजिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ता है, अगला है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का मतलब क्या हो गया, लंबा लंबा, है ना। इसका मतलब आप देखो, लैटिट्यूड को याद रखिएगा लेफ्ट राइट से, लैटिट्यूड का मतलब लेफ्ट राइट, जो लेटा हुआ लाइन होगा, कैसा होगा, लेटा हुआ लाइन होगा, ऊपर में भी था नीचे में भी था, है ना। और लॉन्गिट्यूड्स का मतलब याद रखिएगा अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, यानी कि लंबा लंबा लाइन हो, वर्टिकल लाइन आप बोल सकते हैं इसको। तो ये जो है ना वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये 2 डिग्री देखते हैं जरा भाई, है कहाँ पे, एक ये वाला आपको यहाँ दिख रहा होगा, बिल्कुल गुजरात के आसपास, है ना। यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होगा आपको, फिर से बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। और ये वाला हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। जैसे आपको अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था ना कि सर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तो समझ में आता है, लेकिन ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ आप कैसे बोल सकते हैं सर, वो तो साउथ होता है। तो हमने आपको बताया था कि वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, इसीलिए इन दोनों को हमने कहाँ पे बोला, नॉर्थ के बारे में बोला। ओके, लेकिन यहाँ पे यदि ध्यान से देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट जो ईस्ट लिखा हुआ है वो तो समझ में आता है कि सर हकीकत में जो इंडिया है वो ईस्ट इधर ही पड़ता है, लेकिन सर इधर गुजरात की तरफ तो वेस्ट पड़ता है। तो इसका भी जवाब है कि इंडिया वर्ल्ड मैप में ईस्ट की ओर पड़ता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर नॉर्थ में भी पड़ता है और ईस्ट में भी पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब इंडिया का यदि आप लोकेशन देखोगे वर्ल्ड मैप में तो वो 2 साइड में है, पहला ये नॉर्थ में है, पहला बात वर्ल्ड मैप का बात कर रहे हैं हम लोग, यदि वर्ल्ड मैप में यदि आप इसको देखोगे तो इंडिया कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है, और दूसरा आप इसको देखोगे तो वो कहाँ पड़ जाता है वर्ल्ड मैप में, ईस्ट में पड़ जाता है। इसलिए हम लोग इंडिया को कहते हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कई बार आपके सामने ये वर्ड आएगा, जब आप ज्योग्राफी आगे पढ़ेंगे तो आपके सामने ये वर्ड आएगा कि इंडिया लाइज इन दी नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि वर्ल्ड मैप में देखो, इंडिया का आपको सिंपल सा पता है, केवल यदि इंडिया का बात करें तो जम्मू कश्मीर नॉर्थ होता है, केरल तमिलनाडु वगैरह साउथ होता है, इधर वाला हमारा जो कि असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब ईस्ट होता है, गुजरात वाला आपका हिस्सा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ये हम सबको पता है इंडिया के बारे में, लेकिन इंडिया का लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये पहला बात तो नॉर्थ में पड़ता है वर्ल्ड मैप में, और नॉर्थ में भी किधर पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड मैप में इंडिया है वो कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब अब पहले आप नॉर्थ में जाओ फिर आप ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में हमारा इंडिया पड़ता है वर्ल्ड मैप में। इसीलिए हम लोग इंडिया को कई बार बोल देते हैं कि इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कोई डाउट नहीं इसमें। तो यहाँ पे जो 2 बार इस्तेमाल हुआ है ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो नॉर्थ और ईस्ट दोनों में पड़ता है, इसीलिए वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। आपको तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका की वैल्यू है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब बताइए फिर से यहाँ पे नॉर्थ क्यों आया, क्योंकि इंडिया जो है वो बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ये वाला जो लाइन है बिल्कुल जो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच गुजरा है, बिल्कुल बीचों बीच ये वाला लाइन, यही हमारा कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, हमारे कंट्री को बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला हिस्सा कहला जाता है नॉर्थ और नीचे वाला हिस्सा कहला जाता है साउथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। बात करें जब हम लोग अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, तो यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यदि अंडमान निकोबार आइलैंड का यदि आपसे लोकेशन पूछे तो पहला आप क्या बोलोगे कि सर पहला तो ये साउथ में है, दूसरा बात साउथ में भी किधर है, ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर, ईस्ट की ओर है। तो हम लोग बोलेंगे कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो लोकेशन है हमारे वर्ल्ड मैप में वो कहाँ है, वर्ल्ड मैप नहीं बल्कि इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से बताइए कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का लोकेशन क्या है, साउथ ईस्ट है। और कहाँ पड़ता है वो, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। ठीक है, आगे उसी प्रकार से लक्षद्वीप आइलैंड का यदि मैं पूछूं तो लक्षद्वीप आइलैंड्स लाइज इन द अरेबियन सी। पहला बात ये अरेबियन सी में है, दूसरा बात लक्षद्वीप आइलैंड हमारा यहाँ पे, ये पहला बात साउथ में है, और साउथ में भी किधर की ओर, ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर है। तो ये हमारा कहला जाता है साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्या समझ में आया, तो दो तीन बातें आपको लोकेशन में ध्यान रखना है। पहला ये कि इंडिया जो है वर्ल्ड मैप में लोकेट करता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। लैटिट्यूड्स किसके किसके बीच में है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में हमारा पड़ता है इंडिया। ये लैटिट्यूड का बात हुआ, दो लेटे हुए लाइन के बीच में पड़ रहा है। जो लंबे लाइन है दो, जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलेंगे, उसका क्या पॉइंट है भाई, उसका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो इस वैल्यू के बीच में हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप में लोकेट करता है, यहाँ पे ये लाई करता है। और यहाँ पे ऊपर में नॉर्थ नॉर्थ डिस्कस हुआ है और नीचे में ईस्ट ईस्ट डिस्कस हुआ है। इसका मतलब है कि इंडिया हमारे वर्ल्ड मैप में नॉर्थ ईस्ट हिस्से में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट का यहाँ पे बात किया गया है। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड मैप में नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बात करें इसमें एक बात जो और आपको याद रखना है वो ये कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, पहला बात वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, दूसरा बात हम लोग अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि बोले तो वो साउथ ईस्ट में पड़ता है। लक्षद्वीप आइलैंड का बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो हमारे इंडिया के साउथ में तो पड़ता ही है, अरेबियन सी में पड़ता है, और साउथ वेस्ट में पड़ता है। पूरा बात बोले तो कहाँ पड़ता है, साउथ वेस्ट में पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा लोकेशन हो गया आपके इंडिया का। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के साइज के बारे में। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बात कर लिया जाए इंडिया के साइज के बारे में। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखो हमारे इस पृथ्वी पर ना लगभग 200 के आसपास कंट्री है, एग्जैक्ट 200 नहीं है, लगभग 200 के आसपास है, 193-94 के आसपास है, ठीक ना। तो लगभग आप मान लीजिए कितना है, 200 है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे इस पृथ्वी पर कितने कंट्री हैं, लगभग 200 के आसपास है। और साइज के मामले में बात करें तो इंडिया साइज के मामले में चौथे नंबर पे, सॉरी 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे आता है। फिर पहले नंबर पे कौन आता है, रसिया आता है, ठीक ना। 7वें नंबर पे हमारा इंडिया आता है। तो मैंने कि कहने का मतलब ये होगा कि इंडिया भी छोटा मोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री। भाई 200 कंट्री में आप 7वें नंबर पे आ रहे हैं तो क्या ये कम है, बहुत बड़ा कंट्री है हमारा इंडिया, है कि नहीं। आगे बात करते हैं। टोटल एरिया ऑफ इंडिया हैज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के टोटल एरिया का बात करें, एरिया का मतलब हो गया ये सब पूरा अंदर का पूरा एरिया, ये सब जम्मू कश्मीर, मतलब कि नॉर्थ हो गया आपका, फिर से वेस्ट हो गया, फिर से साउथ हो गया, फिर से इधर ईस्ट हो गया। इस पूरे एरिया का बात करें, पूरा एरिया का, तो वो पूरा एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 10 लाख। तो 3 मिलियन में कितना हो गया, 30 लाख। और यहाँ पे 28 भी तो है, यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं 30.5 लाख के आसपास, अप्रॉक्स आप मान लीजिए लगभग 30.5 लाख, यानी कि 30 लाख और 28 भी है हमारा वहाँ पे। तो 28 आप क्या मान सकते हो, 1000 मान लो, सिंपल सा। चलो 1000 को छोड़ते हैं, केवल 3 मिलियन को पकड़ लेते हैं हम लोग। हालांकि एग्जैक्ट 3.28 मिलियन है, लेकिन 3 मिलियन पकड़ लेते हैं। 3 मिलियन का मतलब हुआ 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का टोटल
एरिया है जहाँ पे लोग आज रह रहे हैं। और इसी 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में हमारे डेजर्ट भी हैं, रिवर भी है, प्लेन भी है, माउंटेन्स भी है, फॉरेस्ट भी है ना। ये सब कुछ आपका 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में ही पड़ता है। ये हो गया इंडिया का पूरा एरिया। आगे हमारा अगला, इंडियाज टोटल एरिया इज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। समझिए ध्यान से। अब ये तो हो गया हमारे इंडिया का। देखो केवल इंडिया का बात करें तो इंडिया के पास एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये केवल इंडिया का बात हुआ। लेकिन इंडिया का बात यदि हम लोग पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए बात करें तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड मैप, मतलब कि वर्ल्ड मैप में जितना भी आप कंट्री देखते हो उन सब में से इंडिया का अकेला जो हिस्सेदारी है एरिया के मामले में वो 2.4%। आप जरा इमेजिन करो, इस पूरे पृथ्वी पर 200 के आसपास कंट्री है जिसमें से एकलौता भारत में ही, मतलब कि एकलौता भारत ने ही 2.4% एरिया छेके हुए हैं। देखने में केवल आपको लग रहा है 2.4%, पूरे दुनिया का बात कर रहे हैं हम, लेकिन ये है बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा एरिया इलाका है ये। तो पूरे केवल इंडिया का बात करें हम लोग तो इंडिया का अकेला एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन एरिया का यदि हम लोग बात करें पूरे दुनिया को ध्यान में रखते हुए तो यदि मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में 100% एरिया है तो 100% एरिया का 2.4% एरिया केवल इंडिया छके हुए है, और ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री का मतलब हो गया बॉर्डर वाला इलाका। बॉर्डर वाला इलाका मतलब केवल बॉर्डर नहीं, पूरा, जैसे ये सब पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा बगल बगल वाला इलाका लेते जाओ, ऐसे इससे राजस्थान का, फिर गुजरात का, फिर नीचे आप आओगे महाराष्ट्र का, गोवा का, है ना। उसके बाद फिर आप नीचे और आओगे तो उसके बाद आपको केरला मिलेगा, फिर तमिलनाडु मिलेगा, फिर से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, है ना। ये सब फिर से इधर आ जाओ ईस्ट इंडिया में। ये सब जितने भी आपको लैंड बाउंड्री दिख रहे हैं, बाउंड्री मतलब इंडिया का जो बगल बगल का हिस्सा है, हाँ बिल्कुल, ये टोटल मिला के कितना है, 15,200 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि आप एक जगह से चलना स्टार्ट करिए और दोबारा वहीं पे आ जाएंगे तो आप 15,200 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके होंगे। ये हो गया हमारे इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री, टोटल, जिसमें कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि समुद्र के बगल में पड़ते हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पड़ता है, कुछ ऐसा हिस्सा जो चाइना के बॉर्डर के पास पड़ता है ना, कुछ ऐसा है जो कि नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ता है, कुछ ऐसा है जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर के पास पड़ता है। तो पूरा लैंड बाउंड्री जो इंडिया के पास वो है 15,200 किलोमीटर। आगे बात करते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स इज 7,516.6 किलोमीटर। अब यदि केवल बात करें हम लोग अपने कोस्ट इलाका का, कोस्ट लाइन का मतलब हो गया वैसा बाउंड्री जो कि समुद्र के बगल में पड़ता हो। समुद्र के बगल में हमारा कौन कौन पड़ेगा भाई, गुजरात वाला पड़ जाएगा, फिर से बगल में महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना, ये सब पड़ जाएगा, फिर बंगाल, ये सब। तो ये सब हमारा कोस्ट लाइन का केवल मिला के, और अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया का ही है, लक्षद्वीप आइलैंड भी इंडिया का ही है। इन सब का भी यदि समुद्र के बगल बगल वाला इलाका मिला लिया जाए, सबका यदि हम लोग लेंथ पता करें तो वो कितना हो जाएगा, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा बात है। इंडिया का टोटल एरिया कितना है, केवल इंडिया का बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का बात करें पूरे वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए तो पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया केवल इंडिया के पास है। उसके बाद बात करें इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री मतलब कोस्ट लाइन, बॉर्डर लाइन सब उसमें इंक्लूड है, वो है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद केवल इंडिया का कोस्ट लाइन बात करें, और कोस्ट लाइन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी शामिल होगा जो कि यहाँ पे है, और लक्षद्वीप आइलैंड भी शामिल होगा, वो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। कोई दिक्कत इसमें, ये इंडिया का साइज आपको बता रहे हैं। आगे है हमारा, इंडिया इज बाउंडेड बाय द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया का जो पूरा ऊपर वाला हिस्सा है वो पहाड़ी इलाका है। जैसे आप ऊपर का हिस्सा देखोगे, नॉर्थ का जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, फिर से लद्दाख हो गया, ये सब जो इलाका है पूरा का पूरा पहाड़ों से भरा हुआ है। थोड़ा सा यदि आप और नीचे आओगे, नॉर्थ
वेस्ट वाला हिस्सा जिसमें कि आपका पंजाब आ जाता है ना, ये वाला इलाका भी आपका पहाड़ों से ही भरा हुआ है पूरा का पूरा। उसके बाद थोड़ा आप नॉर्थ ईस्ट में चल जाओगे जहाँ पे आपका ये हिमाचल प्रदेश है ना, फिर से आपका वो उत्तराखंड, इन सब में भी पहाड़ी इलाके भरे हुए हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा नॉर्थ वाला हिस्सा जो है इंडिया का पूरा पहाड़ी इलाका से भरा हुआ है, माउंटेन से भरा हुआ है। उसके बाद यदि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ये वाला पॉइंट समझने लायक है, समझिए। देखो हमारे कंट्री में ना जो मिर्ज़ापुर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मिर्ज़ापुर में जो समय होगा सूरज के हिसाब से, सनलाइट के हिसाब से, मतलब कि मिर्ज़ापुर एक ऐसा इकलौता ऐसा जगह है इंडिया में जिसका सनलाइट उस मिर्ज़ापुर में जिस समय पे जैसा होगा, जिस समय मिर्ज़ापुर का जो टाइम हो रहा होगा वही टाइम हम लोग पूरे अपने कंट्री में फॉलो करते हैं। इसके पीछे का ना कहानी आगे आपको और मिल जाएगा, यदि नहीं आगे नहीं है, बस इसको आप ऐसे समझिए, आगे इसमें है नहीं। इसको आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में, वहाँ पे था नहीं, यदि याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे समझिए। हर कंट्री का ना टाइम अपना अलग होता है। जैसे इंडिया का टाइम अपना अलग है, पाकिस्तान का टाइम अपना अलग है। हालांकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब बहुत अलग अलग कंट्री, बहुत दूर दूर नहीं है, सब इंडिया के आसपास हटे हुए हैं, तो इनका टाइम भी लगभग आसपास ही है, सबका है, लगभग सबका बराबर है। लेकिन यदि आप बात करो ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, जापान का, रशिया का, है ना, इन सब का यदि आप बात करोगे तो सबका टाइम क्या है, अलग अलग है। तो ये टाइम कैसे डिसाइड होता है? टाइम डिसाइड होता है उस कंट्री के एक जगह को पकड़ा जाता है, और वो हमारे इंडिया में वो जगह कौन सा है, मिर्ज़ापुर है, जो कि कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में पड़ता है। तो मिर्ज़ापुर को हम लोगों ने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि मिर्ज़ापुर सनलाइट के कांटेक्ट में बिल्कुल सीधा सीधा आता है, बिल्कुल साफ आता है। तो मिर्ज़ापुर में जिस समय जो समय हो रहा होगा वही समय पूरे इंडिया में लागू होता है, यही बात इसमें बोला गया है। अमेरिका में भी कोई ऐसा जगह होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे सनलाइट का जो पूरा एक्यूरेटनेस है, मतलब कि बिल्कुल सटीक है, वो बिल्कुल सटीक वहाँ पे बैठता होगा। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग एक जगह होता है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा ये साइज भी कंप्लीट हो गया। क्या ये मैप के थ्रू सब कुछ समझ में आ गया आपको? आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर, इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि हम लोग अपने इस टॉपिक में बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे कि आखिर इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, है ना। तो इसको हम लोग ध्यान से समझते चलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप भी है जिसमें हम आपको ये समझाएंगे कि आखिर इंडिया का कनेक्शन वर्ल्ड से किस प्रकार से है। यदि इस वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, हालांकि इसमें भी पूरा वर्ल्ड मैप नहीं है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है, आपको हम समझा सकते हैं, आराम से इसको समझिएगा। और दूसरा मैप हमारे पास एक और है, इसके थ्रू भी आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। चलिए खैर, हम लोग शुरुआत करते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड हमारा टॉपिक का नाम है। इसमें ना थोड़ा सा आप लोग बस कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। यहाँ पे बात हो रहा है एशिया का। तो यदि आप एशिया कॉन्टिनेंट को ध्यान से देखेंगे तो एशिया कॉन्टिनेंट काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्री हमारे आ जाते हैं। तो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का यदि हम लोग बात करें तो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में जो हमारा इंडिया है वो बिल्कुल ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में पड़ता है। मतलब हमारा जो पूरा का पूरा एशिया है, एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एशिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसके बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में हमारा इंडिया पड़ता है। तो ये जो एशिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, ये एशिया इतना बड़ा है आपका, पूरा का पूरा ये क्या है, एशिया है। तो ये एशिया है और एशिया का इधर वाला हिस्सा हो गया ईस्ट, इधर वाला हिस्सा हो गया ये वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच हमारा इंडिया पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द इंडियन ओशन कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ एशिया इन ईस्ट। अब समझिए, ये जो हमारा इंडियन ओशन है, नीचे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा नीचे क्या है, पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। ये इंडियन ओशन इंडिया को कनेक्ट करता है यूरोप से किधर की ओर, वेस्ट की ओर। तो यदि आप ध्यान से अब आप देखोगे तो यूरोप कहाँ पड़ रहा है भाई, यूरोप हमारा यहाँ पड़ रहा है। यहाँ पे हालांकि मैप में यहाँ पे नहीं दिख पा रहा है, लेकिन चलिए ये इस वाले मैप में आप आराम से देख पाएंगे। ये जो बिल्कुल, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, यहाँ पे ये वाला इलाका पूरा हो गया एशिया का। ओके, ये पूरा हिस्सा हो गया एशिया का, और ये छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटा हुआ है ये हो गया पूरा का पूरा आपका यूरोप। समझ में आ रही है बात? मतलब इंडिया के ऊपर क्या है, पूरा का पूरा एशिया है, और इंडिया भी हमारा एशिया का हिस्सा है। और ये जो टुकड़ा वाला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे अपने मैप में, ये हमारा पूरा का पूरा यूरोप। ये टुकड़ा वाला हिस्सा जो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा यूरोप है। ओके, तो इंडियन ओशन कहाँ है हमारा, इंडिया के नीचे है। ये इंडियन ओशन इंडिया को कनेक्ट करता है यूरोप से वेस्ट में। जैसे हमारा इधर वेस्ट पड़ गया, तो इंडियन ओशन, जैसे मान लीजिए सपोज करिए, ऐसे समझिए आप, कोई यदि सीप निकलेगा हमारे इंडिया से और उसको यूरोप जाना है, तो वो यहाँ से निकलेगा, अफ्रीका से नीचे होते 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 इसे घूम के फिर वो यूरोप पहुँचेगा। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन ओशन है, वो इंडियन ओशन इंडिया को कनेक्ट करता है यूरोप से किस साइड, वेस्ट के साइड। ठीक, आगे बात करते हैं। फिर वही हमारा इंडियन ओशन इंडिया को कनेक्ट करता है एशिया से किधर की ओर, ईस्ट की ओर। तो यहाँ से यदि कोई सीप निकलेगा और वो एशिया जाना चाहेगा तो वो ऐसे आएगा, आराम से ऐसे निकल जाएगा, इधर से होते हुए ये एशिया इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन ओशन यूरोप को कनेक्ट करता है वेस्ट में, और इंडियन ओशन एशिया को कनेक्ट करता है ईस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंडियन पेनिनसुला एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। अब इसको समझिए, इंडियन पेनिनसुला का मतलब क्या होता है। इंडियन पेनिनसुला का मतलब हो गया इंडिया का वो हिस्सा जो कि 3 हिस्सों से पानी से घिरा होगा। मतलब इंडिया का वो वाला पार्ट जो कि 3 हिस्सों से पानी से घिरा होगा। तो यदि आप अपने इंडिया के मैप में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा गुजरात है, उसके नीचे आप आएंगे तो महाराष्ट्र, फिर गोवा, केरला, तमिलनाडु, उसके ऊपर आप चले जाएंगे तेलंगाना, है ना, उड़ीसा, बंगाल, ये सब जो है ये हमारा समुद्र के 3 हिस्सों से घिरा हुआ है ना। इधर ईस्ट में बात करें तो बंगाल से, वेस्ट में बात करें तो अरेबियन सी से, और नीचे में बात करें तो इंडियन ओशन से। ये 3 हिस्सों से घिरा हुआ है, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं इंडियन पेनिनसुला। तो इंडियन पेनिनसुला का मतलब हो गया इंडिया का वो हिस्सा जो पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ से लेके, गुजरात से लेके ऐसे आप नीचे आओ, फिर ऐसे ऊपर जाके आप बंगाल चले जाओ, ये सब हमारा कहलाएगा इंडियन पेनिनसुला। अब यहाँ पे समझिए क्या लिखा गया था। द इंडियन पेनिनसुला एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया। मतलब ये जो इंडियन पेनिनसुला है ये हमारा वेस्ट एशिया से बड़ा अच्छा कनेक्ट करता है। एशिया का कौन सा हिस्सा, वेस्ट हिस्सा। चलिए इसको थोड़ा सा समझिए, ये रहा हमारा इंडिया, इंडिया का ये वाला हिस्सा हो गया हमारा इंडियन पेनिनसुला। ओके, ये हो गया हमारा वेस्ट एशिया इधर वाला। उसके बाद हमारा था अफ्रीका, तो ये वाला हिस्सा ये अफ्रीका से भी ज्वाइन कर जाएगा। यहाँ से जो कोई शिप निकलेगा तो अफ्रीका सीधा पहुँच जाएगा, यानी कि इंडिया के वेस्ट वाले हिस्सा से यदि कोई जहाज़ निकलेगा तो वो सीधा अफ्रीका भी पहुंच जाएगा। यहाँ से निकलेगा तो वो एशिया के वेस्ट में भी पहुंच जाएगा, हालांकि उसको थोड़ा सा घूमना पड़ता है, लेकिन वो एशिया पहुंच जाएगा। उसके बाद यूरोप भी हमारा पहुंच जाएगा। यदि यहाँ से कोई जहाज़ निकलेगा तो वो ऐसे घूमते 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 यहाँ पे वो यूरोप भी पहुँच जाएगा। तो इंडियन पेनिनसुला जो है, और इंडियन पेनिनसुला का जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो वेस्ट एशिया को, अफ्रीका को और यूरोप को जोड़ने का काम करता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें इंडियन पेनिनसुला का ईस्ट वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा जिधर आपका तमिलनाडु है, फिर से उड़ीसा है, बंगाल है, इधर का यदि हम लोग बात करें तो ये किसको किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करेगा
ईस्ट एशिया को यानी कि इधर वाला एशिया, फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट यानी कि ईस्ट वाले हिस्से से इंडियन पेनिनसुला का ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो कनेक्ट करेगा एशिया को, वो भी कौन सा एशिया, ईस्ट एशिया को। कोई दिक्कत इसमें? तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इंडिया का जो वेस्ट वाला साइड है वो सारे जगहों को कनेक्ट करेगा जो वेस्ट में है, जैसे वेस्ट एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, फिर से यूरोप हो गया, है ना, ये सब कनेक्ट करेगा इंडिया का वेस्ट वाला हिस्सा। इंडिया का जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो किसको कनेक्ट करेगा, वो कनेक्ट करेगा ईस्ट एशिया को। थोड़ा सा और बात करें तो ये कर देगा किसको कनेक्ट, ऑस्ट्रेलिया को, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये हमारा न्यूजीलैंड है, तो ये न्यूजीलैंड को भी कनेक्ट कर देगा। थोड़ा और बात करें कि इंडिया का वेस्ट वाला हिस्सा और किसको कनेक्ट करेगा, तो अमेरिका को भी कर देगा, क्योंकि अमेरिका हमारा यहाँ पर रहा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, यानी कि इंडियन ओशन जो कि ये नीचे वाला पूरा हिस्सा है हमारा, ये क्या कहलाता है, इंडियन ओशन कहलाता है। जितना बड़ा कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में इंडिया का है उतना बड़ा कोस्ट लाइन किसी का भी नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इंडिया का अधिकतर हिस्सा जो है, जो समुद्र के बगल में है, वो कहाँ पड़ता है, इंडियन ओशन में पड़ता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में इंडिया का बहुत सारे ऐसे जगह पड़ते हैं जो कि कोस्ट लाइन है, मतलब ये समुद्र के बगल वाला ऐसा बहुत सारा जगह है जो कि इंडियन ओशन के बगल में पड़ता है, और ऐसा किसी और कंट्री के पास यह सुविधा नहीं है। इसीलिए इंडिया में आज ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है समुद्र के रास्ते से, ठीक ना। आगे बात करते हैं। उसके बाद है इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। देखो पूरी दुनिया में एकलौता इंडियन ओशन ही ऐसा ओशन है जिनको एक कंट्री के नाम पे रखा गया है। जैसे इंडियन ओशन किसके नाम पे रखा गया है, इंडिया के नाम पे रखा गया है। ऐसा कोई समुद्र दूसरा नहीं है, कोई ओशन है ही नहीं जिनको किसी कंट्री के नाम पे रखा गया हो। तो इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जिसको कि इंडिया के नाम पे नाम पड़ा है। क्यों पड़ा है भाई, क्योंकि इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसका है, इंडिया का है। इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसका पड़ता है, इंडिया का पड़ता है, इसीलिए उसको हम लोग इंडियन ओशन बोल देते हैं। आगे बात करते हैं। द ओपनिंग ऑफ दिस वेज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 7,000 किलोमीटर। चलिए इसको थोड़ा सा ना आप ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले क्या होता था, जब भी किसी जहाज को इंडिया से निकल के यूरोप जाना होता था ना, जब भी किसी जहाज को इंडिया से निकल के यूरोप जाना होता था तो उसको साउथ अफ्रीका के एकदम निचले वाले हिस्से से हो के गुजर के फिर यूरोप पहुंचना पड़ता था, तो काफ़ी समय लगता था। कहने का मतलब यदि किसी को पहले इंडिया से निकल के, जैसे मान लीजिए कोई एक जहाज जो कि सूरत से निकल रहा है, गुजरात के सूरत से निकल रहा है और उसको कहाँ जाना है, यूरोप जाना है, तो पहले क्या होता था कि जहाज जहाँ से निकलता था ऐसे घूम के ऐसे होते 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 अफ्रीका को पूरा पार करते हुए फिर वो यूरोप पहुँचता था। इसमें क्या होता था, कई बार समुद्र में भयंकर लहर उड़ता था, वेव उड़ता था, तो जहाज वगैरह बहुत सारा वहाँ पे डूब भी जाता था। लेकिन फिर हमारे अलग अलग कंट्री को दिखा, इंडिया ही को नहीं किसी और को भी जाना होता था ना यूरोप, जो कि यहाँ पे आसपास जो भी कंट्री जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है ना, सऊदी अरबिया है, इन सबको जब यूरोप पहुँचना होता था तो बिल्कुल अफ्रीका के नीचे से हो के गुजरना पड़ता था। तो इन लोगों को लगा ना कि यार इतना दूर से यदि हम जाएंगे तो बहुत सारे सीप तो हमारे रास्ते में डूब जाएंगे, और उतना दूर जाना सीप से बहुत मुश्किल बात था। तो इनको ना एक बहुत ही छोटा सा रास्ता दिखा, इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा रास्ता हम लोग खोल दें जिसको बनाया भी जा सकता था, तो वहाँ से रास्ता यूरोप का जाने के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से ना, ये हमारा है सऊदी अरबिया, ये वाला हिस्सा ये सऊदी अरबिया है, और सऊदी अरबिया है ये, और ये पूरा का पूरा अफ्रीका है। इन दोनों के बीच में ना छोटा सा आपको यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा, क्लोज है लेकिन बहुत पतला सा रास्ता है। तो बहुत सारे कंट्री ने सोचा कि क्यों ना इसको हम लोग यहाँ के सारे मिट्टी वगैरह को हटा के क्या कर दे, समुद्र के पानी को आपस में मिला दे। देखो ये तो समुद्र का पानी है ही, इधर से समुद्र का पानी जा ही रहा था, और यहाँ पे ऑलरेडी समुद्र का पानी है। तो लोगों ने देखा कि दोनों तरफ समुद्र का पानी है, तो जब दोनों तरफ समुद्र का पानी है तो बीच में जो रास्ता है वो क्या एक तरीके से बाधा बन रहा है ना, रुकावट डाल रहा है।
कि इस छोटे से रास्ते के चलते लोगों को इतना ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा है यूरोप। तो लोगों ने सोचा क्यों ना इसको हटा दिया जाए, और लोगों ने इसको हटाया। लोगों ने नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्री ने मिल के एग्रीमेंट किया, तब जाकर ये हमारा ये साफ़ हुआ, और इसको बोला गया स्वेज कैनल। क्या बोला गया? स्वेज कैनल। और ये कब बनाया गया था? 1869 में बनाया गया था। इससे हुआ क्या कि अब यदि कोई सीप जहाज़, यानी कि कोई भी सीप यदि इंडिया से निकलता है और जिसको यूरोप जाना होता है, तो वो ऐसे घूम के नहीं जाता है, वो सीधा यहाँ से निकलता है, ऐसे सऊदी अरबिया से होते हुए, स्वेज कैनल से होते हुए यूरोप पहुँच जाता है। इससे हुआ क्या? इससे 7000 किलोमीटर हम लोगों को ट्रैवल करने से हम लोग बच गए। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात? और ये चीज़ हुआ कब था? 1869 में हुआ था। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग इस वाले मैप में यदि देखें तो इसको आप ऐसे समझिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग। जैसे यहाँ से इंडिया से कोई भी जहाज़ निकलेगा, कोई भी जहाज़ इंडिया से निकलेगा, तो पहले इनको ऐसे एकदम साउथ अफ्रीका होते हुए नीचे से जाना पड़ता था, ऐसे एकदम बिल्कुल घूम के ऐसे जाना पड़ता था यूरोप। लेकिन अब क्या हुआ? यहाँ से जहाज़ निकलेगा, सीधा ये यमन, सऊदी अरबिया से होते 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 यहाँ पे बिल्कुल जाएगा, और यहीं पे हमारा क्या है? स्वेज कैनल है। स्वेज कैनल से सीधा वो यहाँ पे समुद्र में आएगा, और वो कहाँ पहुँच जाएगा? यूरोप पहुँच जाएगा। सिंपल। इससे क्या हुआ? अलग अलग कंट्री में, यूरोप के अलग अलग कंट्री में पहुँचना यदि हमको होगा तो सीधा स्वेज कैनल से निकलेंगे और यूरोप हम लोग पहुँच जाएंगे। इससे 7000 किलोमीटर हम लोगों को डिस्टेंस कम तय करना पड़ा। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? और ये स्वेज कैनल जो है ना, ये इतना कंजस्टेड एरिया है कि यहाँ पे ना ट्रैफिक लग जाता है सीप के, बड़े बड़े सीप का, क्योंकि इलाका बहुत ही छोटा सा है और बहुत सारे सीप जाते हैं यूरोप, तो वहाँ पे ना ट्रैफिक लगता है, तो एक एक करके सबको पार करना होता है अपने अपने जहाज़ों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और बताइए, क्या स्वेज कैनल को ओपन करना इंपॉर्टेंट था कि नहीं था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। यदि ये नहीं होता तो बहुत सारे सीप तो रास्ते में डूब जाते थे और बहुत दूरी तय करना पड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा भी खर्च होता था। India's contacts with the world have continued through the ages, but the relations through the land routes are much older than maritime contacts। देखो, इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है ना बाकी सारे कंट्री से, वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है। और सबसे पहले इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है अलग अलग कंट्री से, वो लैंड के थ्रू हुआ करता था। मतलब लोगों को यदि इंडिया आना होता था ना, तो इंडिया आने के लिए लोगों को पहले समुद्र के रास्ते से रास्ता पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं था कि समुद्र में किधर जाएंगे तो इंडिया पहुंचेंगे, लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन लोग फिर जाते किससे थे? रास्ते के थ्रू जाते थे। बाई रोड लोग जो है इंडिया पहुंचते थे, या फिर इंडिया से लोग बाहर बाई रोड जाते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि हाँ इंडिया भी जाया जा सकता है समुद्र के रास्ते से, फिर लोग इंडिया समुद्र के रास्ते से भी आने लगे। लेकिन इंडिया का कॉन्टैक्ट बाकी सारे कंट्री से पहला कैसा है? बाई लैंड है। पहले लैंड से लोग जाते थे और आते थे, लेकिन बाद में जब पता चला कि नहीं समुद्र से भी इंडिया पहुंचा जा सकता है, तो फिर समुद्र से भी आने लगे लोग। ठीक है, आगे। देयर वेयर वेरियस रूट्स अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रेवलर्स। हमारे इंडिया में ना ज़्यादातर जो लोग पहले आते थे वो नॉर्थ इंडिया से आते थे, जैसे इधर से जम्मू कश्मीर से होते हुए। जैसे मान लीजिए किसी को चाइना से आना है इंडिया, तो यहाँ से निकलते थे, नॉर्थ इंडिया से होते वो अंदर आ जाते थे। किसी को अफगानिस्तान से आना होता था तो ऊपर से आते थे, पाकिस्तान से भी आना होता था तो ऊपर से आते थे। तो ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में लोग आते थे वो नॉर्थ इंडिया से आते थे, क्योंकि उनको रास्ता पता था कि इंडिया में जाना है तो यही एक रास्ता है। आज क्या हमारे पास? आज गूगल मैप है, कहीं भी जाना होता है हम लोग आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले लोगों ने एक रास्ता बना दिया था कि इंडिया में जाना है तो ऊपर से जाओ, नॉर्थ इंडिया से जाओ, तब आप इंडिया पहुंच जाओगे। लेकिन आज तो आप इंडिया कहीं से भी आ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? आगे। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। और इसी रास्ते से कई सारे लोग हमारे इंडिया में आए हैं, व्यापार करने भी आए हैं, सामानों को खरीदने बेचने भी आए हैं, और बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में नॉलेज को पहुंचाने और नॉलेज लेने के लिए भी हमारे इंडिया में आए हैं। जैसे आपको पता है ना, हमारे इंडिया का कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि बहुत पुराने हैं, जैसे नालंदा हो गया, फिर से तक्षशिला हो गया। हालांकि आज नहीं है वो हमारे इंडिया का हिस्सा, लेकिन तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, ये सब ऐसे ऐसे हमारे इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पे विदेश के लोग हमारे इंडिया में पढ़ने के लिए आते रहते थे। तो ये लोग सब कहाँ से आते थे? नॉर्थ इंडिया से आते थे। तक्षशिला आज हमारे इसका जो हिस्सा है ना, आज थोड़ा सा पाकिस्तान में पड़ता है,
तक्षशिला का हिस्सा, और थोड़ा सा इसका हिस्सा जम्मू कश्मीर में भी पड़ता है, लेकिन अधिकतर हिस्सा जो आज इसका है ये पाकिस्तान में पड़ता है। तो तक्षशिला हो गया, फिर से विक्रमशिला हो गया, नालंदा हो गया, जिसमें से विक्रमशिला और नालंदा तो हमारे बिहार में ही है। तो यहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई करने के लिए भी आते थे, और कुछ लोग घूमने फिरने के लिए भी आते थे तो नॉर्थ इंडिया से आते थे। आगे उसके बाद हाँ, द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायणा, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम could reach many parts of the world through these routes। कहने का मतलब है कि जितने भी अलग अलग प्रकार के इन्वेंशंस इंडिया में हुए हैं, वो सारे के सारे इन्वेंशन का आइडिया बाकी यदि कंट्री में गया है तो इसी रास्ते से गया है। किस रास्ते से? नॉर्थ इंडिया होके, जम्मू कश्मीर से होते हुए अलग अलग कंट्री में वो आइडिया हमारा फैला है। या फिर बाकी कंट्री का भी यदि कोई आइडिया, टेक्नोलॉजी यदि हमारे इंडिया में आया है तो उसी रास्ते से आया है, ठीक है ना। क्योंकि पहले के लोगों को एक ही बात पता था कि इंडिया पहुँचना है तो नॉर्थ इंडिया से आपको जाना पड़ेगा, सिंपल सा बात था। आगे बात करते हैं, जैसे हमारे इंडिया से रामायण का जो मैसेज था वो बाकी कंट्री में कैसे पहुंचा? इसी रास्ते से पहुंचा। लोग इसी से जाते थे और इसी से आते थे। पंचतंत्र का कहानी, पंचतंत्र क्या है भाई? एक किताब है जिसमें केवल और केवल क्या लिखा हुआ है? कहानी लिखे हुए हैं, बच्चों के, बड़े के, हर प्रकार का कहानी उसमें लिखा हुआ है। ये सब कैसे पहुँचा बाकी कंट्री में? नॉर्थ इंडिया से ही पहुँचा। फिर से इंडिया का न्यूमरल सिस्टम की बात करें, डेसिमल सिस्टम, ये सब का सब हमारे अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कंट्री में पहुंचा है इंडिया से, तो इसी सिस्टम से पहुंचा है। दी स्पाइसेस, मुस्लिन क्या होता है? प्लेन वोवन कॉटन फैब्रिक, मतलब कि बिल्कुल प्लेन कपड़ा जो कि बुना हुआ होता है कॉटन का, ठीक ना, मतलब कि कॉटन का बुना हुआ कपड़ा प्लेन बिल्कुल, इसको हम लोग मुस्लिन बोलते हैं। तो मसाले हो गए, कपड़े हो गए, एंड अदर मर्केंटाइज वे टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। और भी अलग अलग प्रकार के चीज़ें जो हैं इंडिया से बाहर गए हैं वो भी इसी रास्ते से गए हैं, ठीक है। चाहे मसाला हो, चाहे कपड़ा हो, या फिर कोई भी और भी चीज़ हो, इसी रास्ते से गए हैं। लेकिन तब तक जब तक कि रास्ता हम लोग को समुद्र के थ्रू पता नहीं था। लेकिन जब लोगों को लगा कि नहीं, इंडिया से बाहर और इंडिया के अंदर रास्ता जो है समुद्र के थ्रू भी आ सकते हैं, तो फिर लोगों ने नॉर्थ इंडिया का रास्ता इस्तेमाल करना छोड़ दिया। फिर वो लोग किससे आने लगे? समुद्र से आने लगे। ग्रीक स्कल्पचर, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एटसेट्रा आर टेकन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कुछ हमारे इंडिया में ना ऐसे पेंटिंग वगैरह है, ऐसे चीज़ें हैं जो कि ग्रीस देश का है, ठीक ना। फिर से हमारे इंडिया में जो डोम का स्ट्रक्चर है, गुंबद आप देखते होंगे मस्जिद के ऊपर, है ना, तो वो सब जो आइडिया हमारे इंडिया में है वो बाकी कंट्री से आया है, अलग अलग कंट्री से आए हैं। तो वो सब किसके थ्रू आया है? हमारे इंडिया में नॉर्थ इंडिया के थ्रू ही आया है। कोई दिक्कत इसमें? तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंडिया का जो रिलेशन है बाकी सारे कंट्री से, इंडिया का जो कनेक्शन है बाकी सारे कंट्री से, वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और पहले के लोग इंडिया आते थे पैदल, बाई रोड आते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि इंडिया जो है वो समुद्र के रास्ते से भी जाया जा सकता है, तो फिर उन लोगों ने समुद्र के रास्ते से ही इंडिया आना चालू कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया से बहुत सारे जो मैसेज हमारे बाहर अलग अलग कंट्री में गए हैं, या फिर बाहर के मैसेज जो हमारे इंडिया में आए हैं, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे कोई सामान हो, कोई मसाला हो, कोई कपड़ा हो, सब का सब नॉर्थ इंडिया से ही आया है और नॉर्थ इंडिया से ही वो गया भी है। लेकिन जब लोगों को समुद्र का रास्ता पता चला तो फिर वो लोग समुद्र से भी आए हैं, है ना। चलिए आगे बात करें हम लोग। अगला है इंडियाज़ नाइबर, यानी कि इंडिया के पड़ोसी देश के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। आज के समय में यदि हम लोग बात करें तो इंडिया के पास आज टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ, इंडिया अपना जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है? पहला पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। चलिए हमारे पास डायग्राम भी है तो ध्यान से समझते चलेंगे। ये रहा पाकिस्तान और ये रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भी हमारे इंडिया का बॉर्डर शेयर होता है, लेकिन बहुत छोटा सा, बहुत कम। वो भी किधर? जम्मू कश्मीर के पास, ऊपर वाला हिस्सा, जम्मू कश्मीर का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये अफगानिस्तान हुआ। ये छोटा सा हिस्सा जो हमारा जम्मू कश्मीर का है, यहाँ पे ये छोटा सा हिस्सा हम लोग किसके साथ शेयर करते हैं बाउंड्री? अपना अफगानिस्तान के साथ। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है,
यहाँ पे इंडिया अपना बॉर्डर दो कंट्री के साथ शेयर करता है, पहला पाकिस्तान और दूसरा अफगानिस्तान। कोई दिक्कत नहीं, वो भी किधर करता है, नॉर्थ वेस्ट में करता है। ठीक है, आगे चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, जैसे ये हुआ हमारा चाइना, ये हुआ नेपाल और ये हुआ भूटान, ये अपना बॉर्डर शेयर करता है इंडिया इन तीनों के साथ, कहाँ पे, नॉर्थ में। कोई दिक्कत नहीं, आगे म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, म्यांमार ये रहा आपका म्यांमार और ये रहा छोटा सा आपका बांग्लादेश, इसके साथ हमारा इंडिया बॉर्डर शेयर करता है किधर, ईस्ट की ओर। कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारा है श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ, ये रहा हमारा श्रीलंका और यहाँ पे ना छोटा छोटा आइलैंड का ग्रुप है यहाँ पे, ये हमारा कहलाता है मालदीव्स। क्या कहलाता है, मालदीव्स। हालांकि मालदीव्स और श्रीलंका जो है ना वो इंडिया से थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये हमारा पहले हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, तो हम लोग इनको भी अपना पड़ोसी मानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो मालदीव्स, श्रीलंका, इन सब के साथ इंडिया का जो बाउंड्री है वो डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले ये इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, अपना पड़ोसी देश मान लेते हैं। और इसके साथ इंडिया अपना कहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है, साउथ में करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार ये बेसिकली वाटर का नाम है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में बिल्कुल पाया जाता है। ठीक ना, मतलब कि इंडिया ऊपर हो गया, श्रीलंका नीचे हो गया, इन दोनों के बीच का जो जगह है पानी से भरा हुआ है, उस पानी में दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पानी का, पहला है पाक स्ट्रेट और दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार ये बेसिकली वाटर बॉडी है, मतलब पानी का वो जगह है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार क्या करता है, इंडिया और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। तो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार जो है बिल्कुल ये वाटर है जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है। आगे मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये जो मालदीव्स है ये बिल्कुल हमारे साउथ इंडिया में है, बिल्कुल नीचे है, और ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड में पड़ता है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसी का हमारा एक छोटा सा हिस्सा क्या है, मालदीव आइलैंड भी है। ध्यान रहेगा इतना। चलो अब बताइए क्या इस टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टॉपिक के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ है। हमने बहुत कोशिश किया है कि आपको डायग्राम के थ्रू भी सब चीज़ें समझा दिया जाए। यहाँ पे हमारे सामने इंडिया का मैप था, इसमें आपने समझा कि स्वेज कैनाल कहाँ पे है। स्वेज कैनाल बस सऊदी अरेबिया के ऊपर में है कि नहीं। यहाँ पे इस मिट्टी को सारा हटाया गया और यहाँ पे क्या डिवाइड बना दिया गया, रास्ता बना दिया गया, किसको पार होने के लिए, अलग अलग शिप्स को पास होने के लिए, ताकि वो यूरोप आसानी से पहुँच सके। कोई दिक्कत इसमें। चलिए इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। मिलेंगे हम लोग अपने अगले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।